ये लोग चाहते थे, ये लोग चमारों से खूब लड़ने की कोशिश की वैचारिक रूप से। जब नहीं जीत पाए तो जी। इन्होंने कहा कि बाकी दलितों को ही इनसे भिड़ा कर और तरह से आर्गुमेंट करें कि चलो छोड़ो, चमार समाज थोड़ा समझदार है, छोड़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप चलो तुम भी आगे बढ़ो, खुश हो जाओ। ये जो नौकरियां बट जाएंगी लेकिन मिलेगी तो दलितों को ही ना, इस पर भी बात होनी चाहिए। अरे ये क्या है, दलित जो जज है वो बंटवारा चाहता है, एक ब्राह्मण जज है वो कहती है कि संविधान के खिलाफ है। सर तेलंगाना में भाषण दिए और इस आंदोलन के जो सबसे बड़े नेता थे कृष्णा मादिगा को मंच पर बिठाया और प्रॉमिस किया कि हम कैटेगराइजेशन करके छोड़ेंगे, और कुछ ही महीने हुए ये डिसीजन आ गया। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर, तब से तमाम लोग इसकी अलग अलग तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। इसी क्रम में चंद्रभान प्रसाद, जो कि एक जाने माने विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक, सामाजिक विश्लेषक हैं, एक बड़ा नाम है समाज के भीतर, उनका विश्लेषण है और उनका कहना है कि इसके जरिए, वर्गीकरण के जरिए निशाने पर अम्बेडकरवादी जाती है। आखिर इस विश्लेषण के मायने क्या है, उन्होंने जो ये लाइन पकड़ी है इसके मायने क्या है? हमारे साथ चंद्रभान प्रसाद जी हैं, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका वीडियो मैंने देखा शुक्रिया। आपके यूट्यूब चैनल पे, जो जिसमें आप लगातार वीडियो अपलोड करते रहते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोज आते हैं। वहां आपने एक वीडियो अपलोड किया और आपने कहा कि ये वर्गीकरण है, इसके जरिए अम्बेडकरवादी जातियों को निशाने पे लिया जा रहा है। ऐसा क्यों जी हाँ, आपको लगा? देखिए, भारतीय समाज में जो भी हमारा इतिहास है, जी। अगर उसको देखें तो चमार समाज उत्तर भारत में एक ऐसा समाज है जिसने कभी भी व्यवस्था के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। जी। और जो शेष समाज है हम्म। उसमें कहीं न कहीं चमार नाम से दहशत है। हम्म। मैं जो भी कहता हूं, कोशिश करता हूं कि उसके पीछे तथ्य हो, एविडेंस हो। जी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर समर्थित जापान की रॉयल आर्मी इंडिया में घुस आई, बर्मा को रौंदते हुए नागालैंड में आ रही थी, तो किसी ने किसी न किसी ने सलाह दिया होगा अंग्रेजों को कि चमारों को इनके आगे भेजो, क्योंकि जिस समाज को लाठी उठाने का अधिकार नहीं था, अगर उनके हाथ में राइफल दे दोगे हम्म। तो वो जापानीज रॉयल आर्मी को जरूर डिफीट दे देंगे। और इस तरह हम्म। से चमार रेजिमेंट का गठन हुआ। ओके। तो चमार, जो भी वजह हो, अभी आप देखिए ओलंपिक चल रहा है हम्म। फ्रांस में। हम्म। जिन अश्वेत लोगों के पैरों में बेड़ियां बांध करके उनको बाजार में बेचा गया दास बनाकर, जी। आज वो सबसे तेज दौड़ रहे हैं जी। ओलंपिक में। जी। हमेशा 100 मीटर की दौड़ वही जीतते हैं। तो हम्म। चमार समाज जो है वैचारिक लड़ाई में हम्म। कभी भी जो जातिवादी हिंदूवादी लोग हैं उनके सामने समर्पण नहीं किया। हम्म। और ये मैं समझता हूं कि दशकों से ये जो है राइट विंग, या कह सकते हैं हिंदूवादी शक्तियां, या भाजपा आरएसएस या जो भी है, जी। ये लोग चाहते थे, ये लोग चमारों से खूब लड़ने की कोशिश की वैचारिक रूप से। जब नहीं जीत पाए तो जी। इन्होंने कहा कि बाकी दलितों को ही इनसे भिड़ा दो। ओके। ओके। तो ये वजह है ना सर, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि अम्बेडकर, और चूंकि ये जाति अम्बेडकरवाद को आगे बढ़ाने में काफी सक्रिय रहती है, इसीलिए निशाने पर ये है। तो इससे फायदा क्या होगा दूसरे लोगों को? देखिए, ये एक बात मैं इसमें और अवश्य कर दूं। बाबा जी। अम्बेडकर वादी होने का मतलब क्या है? बाबा हम्म। साहब अम्बेडकर ने दो फ्रंट्स पर लड़ाई लड़ी थी। जी। एक तो ब्रिटिश सरकार है, उनसे आर्गुमेंट करते रहे। जब कांग्रेस सरकार आई उनसे आर्गुमेंट करते रहे, लड़ते रहे।
और अधिकार दिलाए, दूसरी तरफ अपने समाज के भीतर सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी लड़ते रहे वो। और मैं समझता हूँ चमार समाज ने जितना रिफॉर्म मूवमेंट अपने अंदर चलाया है, स्वामी अच्युतानंद का मूवमेंट देखिए, और बहुत सारे हमारे बचपन में जौनपुर से चमार समाज के रिफॉर्मर्स आते थे और कहते थे कि जो भी मरे हुए जानवर की खाल उतारेगा उसके यहाँ शादी ब्याह हुक्का पानी बंद। तो चमार समाज ने एजुकेशन को अपनाया, अंबेडकर को अपनाया, और चूंकि अंबेडकर एजुकेशन को अपनाया इसलिए अपने अंदर रिफॉर्म मूवमेंट भी किया। पासी समाज के लोग उदाहरण के लिए ले लीजिए, आप चले जाए लखनऊ में तो हर पासी अपने को किसी न किसी राजा का पूर्वज बताता है। तो जहां पासी लोग अपने को राजा बताने में अपना टाइम लगाते रहे, वही चमार समाज लोग अपने को उत्पीड़ित समझ करके अपने अंदर की बुराइयां दूर कर रहे थे। और स्कूलों का रास्ता देखा उन्होंने, स्कूलों का रास्ता देखा, संघर्ष का रास्ता देखा, सरकारी नौकरियों का दरवाजा खटखटाया। पासी समाज के लोग अपने को राजा सिद्ध करने में लगे रहे। तो सर तो मैं इसलिए टोकूंगा आपको। यहाँ हम आरक्षण वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। आपने ये कहा कि अम्बेडकरवादी जातियां निशाने पर हैं, लेकिन आप एक पर्टिकुलर जाति को लेकर बात कर रहे हैं, उसको केंद्र में रख के बात कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये वर्गीकरण का की मात्र एक वजह है कि चमारों को उत्तर भारत में, महारों को महाराष्ट्र में, माला जाति को आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, इनको आइसोलेट करो, क्योंकि यही पकड़ में नहीं आते हैं। ओके। अच्छा, मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था इसी के संबंध में। चमार जाति को लेके ही मैंने लिखा था कि जैसे हम लोग जिस मोहल्ले से ताल्लुक रखते हैं, वहां पे एक मेरे फादर थे जो गवर्नमेंट जॉब में आए, और अभी वर्तमान में मेरे भाई हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं। इसके अलावा जो 100 लोग हैं, 100 परिवार हैं, उसमें से कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं निकला, सब वहीं पे हैं आज भी। तमाम लोगों का यह भी कहना है कि अगर वर्गीकरण होता है तो इससे कुछ और जातियों को लाभ मिल जाएगा, तो इसमें दिक्कत क्या है? और कहीं ना कहीं यही चर्चा शुरू करना चाहते हैं तमाम लोग। तो ठीक है, अगर इस बात को एक बार मान लिया जाए, सारी चीजों को पढ़े रखते हुए, कि सबको आगे आने का हक है, वर्गीकरण के जरिए सबको मौका मिलेगा, इसको किस तरीके से देखते हैं आप, जो ये एक बात निकल के आ रही है? असल में ये बड़ी दुविधा की बात है। अगर हम बिल्कुल सच्चाई के साथ बात करें तो अगर इसमें अगर कोई डिसीजन लेने वाला होता तो मैं ये डिसीजन लगा देता कि ये उसमें जोर देता कि यह आरक्षण उसी को मिलेगा जो अपने पुराने पेशों को छोड़ेगा, जैसा कि चमार समाज ने किया। मसलन वाल्मीकि समाज के लोग हैं दिल्ली में, इनको नौकरी मिले, एजुकेशन में आए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अगर मेरे गांव से अनपढ़ दलित चमार पासी ट्रेन पकड़कर दिल्ली, नई दिल्ली स्टेशन आते हैं और पूरा 8 घंटा लग जाता है फरीदाबाद जाने में, पूछ पूछ कर पहुंच जाते हैं और फैक्ट्री ज्वाइन कर लेते हैं। तो जो वाल्मीकि समाज या खटिक समाज के लोग दिल्ली में ही पैदा हुए हैं, जिनको मालूम है कि फरीदाबाद किधर है, गुड़गांव किधर है, ट्रोनिका सिटी किधर है, गाजियाबाद किधर है, कौन सी बस वहां जाती है, लाल बत्ती का मतलब क्या है, हरी बत्ती का मतलब क्या है, बीच में जो पीली बत्ती होती है, तो ये लोग क्यों नहीं अपने पुराने धंधों को छोड़ करके फैक्ट्री में जाते जहां चमार जाते हैं। तो अगर हम इस तरह से बात कहें तो कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। और अगर हम व्यापक दलित की बात कर लें, मान लिया कि यह निशाना जो है, ये जो चमार समाज है, महार है, माला है, अगर एक और तरह से आर्गुमेंट करें कि चलो छोड़ो, चमार समाज थोड़ा समझदार है, छोड़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप चलो तुम भी आगे बढ़ो, खुश हो जाओ, ये जो नौकरियां बंट जाएंगी लेकिन मिलेगी तो दलितों को ही ना, चाहे चमार समाज को मिले, चाहे वाल्मीकि समाज को मिले, चाहे पासी समाज को। मेरी दिक्कत यह है जो सच्चाई के आधार पर कि
आप उसको क्यों बंदूक दे रहे हैं जो चलाना ही नहीं जानता है और चलाने का जिसका कोई इरादा नहीं है। चमार तो पढ़ लिख के नौकरी पाता है, फिर वैचारिक युद्ध लड़ता है। हम्म। पारसी समाज जो है वैचारिक युद्ध नहीं लड़ता है, ताकतवर होता है तो अपनी बंदूक का प्रयोग नहीं करता व्यवस्था पर। हम्म। तो वो तो और भी मोटा मोटा रक्षाबंधन हाथ में बांधने लगता है। देखिए बिहार के एक दुसाद साहब हैं, वो हम समझते हैं कि कितना 100 ग्राम का तो वो धागा लगाते ही होंगे अपने हाथों में। हम्म। तो ये बंदूकें उनको दे रहे हैं जो बंदूक को चलाना जानते ही नहीं, चलाने जानने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि आप अम्बेडकरवादी या एक स्वतंत्र हम्म। दलित होने का मतलब यह भी तो है ना कि आप जी। आरक्षण लीजिए, एजुकेशन लीजिए, आगे बढ़िए हम्म। और हम्म। जहां जरूरत हो व्यवस्था से टकराइए भी। हम्म। तो अगर ये जातियां जो हैं 200-200 ग्राम का धागा बांधती हैं, अभी अभी आएगा कोई त्योहार है भाई बहन के प्रेम का, तो हम्म। उसमें तो कितना मोटा 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 लोग बांध लेते हैं। और आप हम्म। आरक्षण भी चाहिए आपको, आप हम्म। अम्बेडकरवादी भी अपने को कहेंगे। तो दलित समाज को भी अपने आप को नीट एंड क्लीन आना होगा, हम्म। एक मैच्योर व्यक्तित्व के रूप में बहस करना होगा। हम्म। और अब तो जो फूट होनी थी फूट हो गई। अच्छा अब सर, कोई आपको, भारत। जी, जी, अच्छा, आपको क्या लगता है कि दलितों की कौन कौन सी जातियां हैं जो सचमुच में पीछे छूट गई हैं? जैसे आमतौर पे मुसहर समाज का जिक्र होता है, डोम समाज का जिक्र होता है कि वो काफी बुरी स्थिति में है, उन तक एजुकेशन नहीं पहुंची, उन वो बहुत गरीबी में जी रहे हैं। ऐसे आपको क्या लगता है, क्योंकि आप समाज के भीतर जाते हैं, घूमते हैं, आप लगातार अपने गांव का जिक्र करते रहते हैं, आजमगढ़ का और इस तरीके की बातें, तो आपको क्या लगता है कि सचमुच में कौन कौन सी जातियां पीछे छूट गई हैं, उनके पीछे छूटने की वजह क्या है? क्योंकि रिजर्वेशन तो था ही। अब देखिए जैसा मैंने अपने देखा, मेरे गांव के बगल में एक मुसहर समाज की बस्ती है। जी। मुसहर समाज में, डोम समाज में अंबेडकरवादी भी नहीं गए। हम्म। हमारे बचपन में जब कोई बच्चा स्कूल से ड्रॉप आउट करता था तो जो टीचर थे वो, हम्म। जो थोड़ा तंदुरुस्त बच्चे थे उनको दौड़ाते थे, जाओ उसको पकड़ करके लाओ। और हम्म। बच्चों को, पासी चमार के बच्चों को पकड़ करके हम्म। लाके स्कूल में भर्ती कराया जाता था। हमारे गांव का नाम का स्कूल था हरिजन बाल विद्यालय उस समय। एक हम्म। अलग ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक सिस्टम था कि भाई दलितों को इनके स्कूल में घुसने पर पाबंदी है भारतीय समाज द्वारा, तो इनके हम्म। अलग से स्कूल बना दो और कोई रास्ता नहीं है। पर हम्म। हमने कभी नहीं देखा, ना हमारे सीनियर्स के दिमाग में ये बात आई। हम तो बच्चे थे तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे बात दिमाग में बात कि मुशार बस्ती में जाए और उनसे कहें कि अपने बच्चों को आप जो है हम्म। जो है स्कूल भेजिए। में भेजो। हम्म। बिहार में एक मुसहर समाज के व्यक्ति चीफ मिनिस्टर हुए थे। हम्म। तो चीफ मिनिस्टर बनते ही वो जो गांजा पी लिए और इतना हम्म। गांजा पी के रखते हैं कि उनको ये नहीं समझ में आया कि हर हर मुसहर बस्ती से दलित बच्चों को, मुसहर बच्चों को खींच खींच करके स्कूल में लाए और उसमें हम्म। से एक एक व्यक्ति को चपरासी या बाबू बनाए। चपरासी जिसके लिए कोई एजुकेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है, ताकि हम्म। उसमें पैसा जाए और लोग नई रास्ते पर चलें। तो हम्म। उनका दिमाग ही खराब हो गया, गंजेड़ी हो गए, हम्म। अभी मंत्री बने हैं शायद यहाँ पर केंद्र सरकार में। तो इसलिए मुसहर समाज में दलित अंबेडकरवादी गए नहीं। डोम हम्म। समाज में, आजमगढ़ में आप जाइए कभी तो एक कालीनगंज एक जगह पड़ती है, वहां पर हम बचपन में जब जाते थे कभी, तो हम्म। वैसे ही डोम समाज है, वैसे ही कट वो बनाता है, टोकरी बनाता है। और मुझे हम्म। नहीं लगता कभी कोई अम्बेडकरवादी उधर गया हो। तो हम्म। ये जरूरी है। हम समझते हैं कि सारे अम्बेडकरवादी, जो अम्बेडकरवादी जातियां हैं, हम्म। वो सरकारों से ये डिमांड करें हम्म। कि इन बस्तियों से बच्चों को उठा उठा कर, वो जो रात में दिन में कौन सा स्कूल राजीव गांधी ने शुरू किया था उसमें हम्म। डाला जाए। अगर नवोदय। ऐसा नहीं हो, नवोदय विद्यालय या उस तरह हम्म। से और विद्यालय बनाए जाएं, हम्म। तो 20-25 साल में तकदीर तस्वीर बदल सकती है। हम्म। लेकिन लेकिन अम्बेडकर वादियों ने, मैं तो और क्लियरली कहूंगा, जैसे पासियों में एक हम्म। आंदोलन चला था कि सुअर रखना बंद करो,
सुअर का धंधा बंद करो, क्योंकि ये धंधा गंदा माना जाता है। तो हम्म पासी पासियों में रिफॉर्म करते रहे, हम्म चमार समाज के लोग चमारों में रिफॉर्म करते रहे। हम्म वाल्मीकि समाज, खटिक समाज और खटिक समाज तो बहुत टेढ़ा होता है, वो तो रिफॉर्म करने की बात करिए तो और बुरा मान जाता है कि अच्छा हम किसी से कम हैं, हम कहीं पीछे हैं, आप हमको समझाएंगे। हम्म, और धोबी समाज भी है, दिल्ली आता है, आप दिल्ली में रहते हैं, नोएडा दिल्ली सब मिला हुआ है, तो वो जी। माइग्रेट करते हैं तो फैक्ट्री में नहीं जाते हैं, वो प्रेस करने का एक टेबल खरीद लेते हैं और प्रेस करना शुरू कर देते हैं। तो ये हम्म सब सवाल थोड़ा बुरे लगने वाले हैं, लेकिन अगर दवा कोई बीमारी है तो तीखी दवा खानी है तो तीखी दवा खानी पड़ेगी ना। हम्म ठीक है। तो सर अगर वर्गीकरण होता है, जिसका मतलब आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और तमाम राज्य सरकारें इसको लेकर पॉजिटिव एक बयान भी दे रही हैं, तो क्या लगता है आपको, इससे चीजें ठीक हो जाएंगी या फिर क्या चुनौतियां रह जाएंगी? और इससे रिजर्वेशन का जो चुनौतियां एक तो, ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है उसको कितना नुकसान पहुंचेगा या फिर उसको सपोर्ट मिलेगा? हम तो जो फ्यूचर देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि जी। एक रैली हम्म निकलेगी वर्गीकरण के विरुद्ध, तो दूसरी रैली हम्म, निकलेगी वर्गीकरण के पक्ष में। पक्ष में। और हम्म ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकें। हम्म हम्म और जो नागपुर का हिंदू हेडक्वार्टर है, वो तो यही हम्म चाहता है ना हम्म कि ये आपस में लड़ते रहें। तो हम्म अब इसके आगे क्या है, हम हमारे समाज के लोगों को बैठ करके सोचना चाहिए कि इसका क्या रास्ता। हमें अच्छी तरह से याद है, हमारे हमें जब मंडल आयोग लागू हुआ था, तो हम तो पूरी तरह से मंडल आयोग के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि मंडल आयोग में एक दलित की बेइज्जती की गई थी, LR नायक साहब की। हम्म तो एक ठाकुर साहब से पता नहीं क्यों वो कह रहे थे मुझे कि VP सिंह अपर कास्ट का असली हीरो है। तो मैंने कहा कैसे, बताइए। बोले हम्म अपर कास्ट में नौकरी की ख्वाहिश को VP सिंह ने कम किया है, और लोग उसके बाद IT सेक्टर में गए बड़े हम्म पैमाने पर। तो हम्म मैं समझता हूं कि चमार समाज को, महार समाज को, माला समाज को इससे एक झटका लगेगा। और हम्म नौकरी के प्रति जो ख्वाहिश है, मतलब कि दलितों में नौकरी, MP MLA बनने का जितना बड़ा एडिक्शन है, मैं समझता हूँ दुनिया में इससे बड़ा एडिक्शन कोई और नहीं हो सकता। आप बताइए, IAS लोग बनते हैं, कुछ लोग तो ऐसा लोग कहा करते हैं कि बहुत पैसा कमा लेते हैं, तो उस पैसे से अपने बच्चे को फिर IAS को बनाना चाहते हैं, उसको क्यों नहीं अमेरिका भेज देना चाहते हैं, क्यों नहीं उससे बोलते हैं तुम बिजनेस कर लो, लो हम बैंक लोन 5 करोड़ रुपए लेकर दे रहे हैं या 2 करोड़। तो मैं समझता हूँ कि चमार समाज को तो एक झटका लगेगा, चमार समाज की तरक्की और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो नौकरी के नशे से थोड़ा दूर होंगे। और दूसरी जातियों में जब नौकरी नहीं है, तब नौकरी की का नशा और बढ़ जाएगा। पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेज हैं, 46% पोजीशन एडहाक पर और डेली बेसिस पर हो गई हैं, लगभग 50%। तो जब नौकरी कम होती जा रही है, तो जो इन जातियों में जिसमें लोग सोच रहे हैं, परसेप्शन है कि नौकरी कम है, इनका नौकरी के प्रति नशा और बढ़ेगा। चमार समाज का नौकरी के प्रति जो नशा है वह उतरेगा। 30 साल में आप ये फर्क देख सकते हैं। जी। लेकिन सर इसके जो एक राजनीतिक तौर पे जो मानव कांशीराम बहुजन का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, तो खैर बहुजन समाज तो क्या ही इकट्ठा होगा, दलित जातियां पहले इकट्ठी हो जाएं। तो लेकिन जो एक दलित समाज है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इसको जब शेड्यूल कास्ट कहा जाता था, कहा जाता है, शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है, तो वो एक दिखती है। राजनीतिक तौर पे इसको कितना झटका लगेगा जो दलितों का राजनीतिक आंदोलन है उसको? दलितों का राजनीतिक आंदोलन का एक्सपायरी डेट खत्म हो चुका है। करीब हम्म 44 साल पहले बामसेफ बना था, और बामसेफ हम्म का जो पूरा आइडियोलॉजिकल इकोसिस्टम था कि हम हुक्मरान बनेंगे। हम्म तो अभी तो मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसी पार्टी है जो हुक्मरान बनने की स्थिति में नहीं है, वो उसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो गई है। और
ब्लैक लोगों में हुक्मरान बनाने की का नशा नहीं है। जीव लोग जो हैं, पूरी 1.5 करोड़ जीव है पूरी दुनिया में, और 22% नोबेल पुरस्कार उनके पास हैं। तो अब एक्सपायरी, ये अब ये केवल दलितों में एक ऐसा क्लास तैयार हो गया है, एक क्लस्टर बन गया है जो चंदा मांगेगा और सत्ता प्राप्त करने की बात करेगा। उसका यह प्रोफेशन हो गया है, चंदा एक धंधा हो गया है। अब दलित समाज हुक्मरान बने, यह केवल एक अनपढ़ जाहिर गंवार व्यक्ति को आप ये बातें कर सकते हैं। हुक्मरान बनने के लिए मीडिया आपके पास नहीं है, वेल्थ नहीं है आपके पास हाईली एजुकेटेड टैलेंट नहीं है, इकोनॉमिस्ट नहीं है, बड़े लॉयर्स नहीं है, देश विदेश से कनेक्टिविटी नहीं है, कैसे हुक्मरान बन पाएंगे? और जो है तो लोग ये वो सब एक साथ सवाल नहीं है। जो कुछ लोग हैं चुनिंदा लोग, वो एक साथ नहीं है। उनको जोड़ जोड़ के नहीं जो रखा है, गया है। हाँ, जोड़ने का कोई कारण होना चाहिए ना। जी। अगर कंपटीशन हो, मान लीजिए कि कंपटीशन हो कि अच्छा, किसका बेटा हार्वर्ड जाएगा पढ़ने, हम्म। या ये तमन्ना हो कि हम में से कौन नोबेल प्राइज जीत सकता है, हम्म। ये चर्चा तो होनी चाहिए कम से कम हमारे समाज में। चर्चा सिर्फ हम शासक बनेंगे, शासक कैसे बनेंगे, एक सीट अगर किसी को पार्टी को नहीं मिल रही है हम्म। तो शासक को कैसे बनेगा? आप बताइए, 2029 में दलितों का शासन आ जाएगा, यह बात कहने वाले 10 लाख 5 लाख जो केवल जिनका प्रोफेशन ये कहना है, वो हम्म। कहते रहेंगे, लेकिन कहाँ से सत्ता आ पाएगी? सत्ता 3 बार बीजेपी बीएसपी के हाथ में आई तो तीनों बार आरएसएस की मदद लेनी पड़ी, और चौथी बार शासन एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाला आया तो उसमें हाथी हाथी गणेश और ब्रह्मा बिट्टू महेश हो गया। तो ये सब सारी चीजें हैं, और हम समझते हैं आरएसएस अपना चक्रवृद्धि ब्याज वसूल रहा है दलितों से, और जी। दलितों को लड़ा रहा है। तो ये सब है, हम समझते हैं आने वाले साल भर में दलितों को बहुत चिंतन करना चाहिए, आपस के बीच में बहस हम्म। करनी चाहिए, गाली वाली नहीं देनी चाहिए आपस में एक दूसरे को। और जो बंटवारा होना था वो बंटवारा हो गया, ये लागू हो या ना हो, हम्म। दिमाग से मन से लोग बढ़ चुके हैं। सर, आखिरी सवाल है मेरा। इसका एक बड़ा राजनीतिक असर भी पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इसके जो केंद्र में है राज, बहन जी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी के जो लोग थे उन्होंने उस तरीके से दलीलें नहीं दी। उनकी जो दलीलें थी वो कहीं ना कहीं सपोर्ट किया उसने कोर्ट को इस तरीके का फैसला लेने में। तो कांग्रेस बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है, इवन कि उसके जो कुछ स्टेट्स हैं वहां से खबरें पॉजिटिव आ रही है कि वो लोग लागू करने जा रहे हैं। बीजेपी चुप्पी साधी हुई है, तो इस चुप्पी के क्या मायने समझने चाहिए? देखिए, जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके बारे में मैं कमेंट करना उचित नहीं समझूंगा। हम्म। मैं जो सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ जी। उसमें एक कोशिश है कि हम्म। जिस जिस विचारधारा ने बंटवारे का सिस्टम डिजाइन किया है, हम्म। उसको बचा करके सारा दोष कांग्रेस के ऊपर मढ़ दिया जाए। किसी हम्म। ने ये नहीं पूछा कि ये गवई साहब क्यों इस फैसले के पक्ष में थे, में हम्म। हस्ताक्षर दिए हैं। इस पर भी हम्म। बहस नहीं चली है कि एक ब्राह्मण जज ने डिसेंट क्यों अगेंस्ट? हाँ क्योंकि दिया, तो इस पर भी बहस होनी चाहिए। अरे ये क्या है, दलित जो जज है वो बंटवारा चाहता है, एक ब्राह्मण जज है वो कहती है कि संविधान के खिलाफ है, और जो बीजेपी इस पूरे इकोसिस्टम को बना के रखना चाहती है कि वर्गीय प्राइम मिनिस्टर तेलंगाना में भाषण दिए, और इस आंदोलन के जो सबसे बड़े नेता थे कृष्णा हम्म। मादिगा को मंच पर बिठाया और प्रॉमिस किया कि हम कैटेगराइजेशन करके छोड़ेंगे, और कुछ ही महीने हुए ये डिसीजन आ गया। तो जो पार्टी का यह स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि आरक्षण में बंटवारा होना चाहिए, हम्म। और पीछे पीछे चमार को और महार को और माला को अलग थलग करो, तो हम्म। बजाय उस विचारधारा और उस पार्टी की आलोचना करने के ये सारा दोष कांग्रेस में मड़ पर के सर पर मढ़ दिया। तो हम्म। अब दलित नेतृत्व किसको कहेंगे आप? हम्म। किसी सर ने एक कहा सब। है कि
किसी जी। ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने जो तेलंगाना में वादा किया था वो पूरा कर दिए, जो हम्म। आलोचना करना चाहते हैं। तो बजाय हम्म। बीजेपी की आलोचना के चलो किसी के ऊपर दोष जोड़ दो, ये सब दोनों बराबर हैं, एक नागनाथ है एक हम्म। सांपनाथ है, हम केवल सही हम्म। हैं और एक भी सीट हम्म। नहीं मिली, हम शासन बनेंगे, अब 2029 में हमारा शासन आ जाएगा। तो हम्म। हम्म। ये विचारवान समाज हम्म। जो है, जो हम्म। थिंकिंग ठीक। सोसाइटी है, इसका मतलब हम्म। तो 50-60 साल का जो जो आंदोलन हुआ है, जो हमारे लोग जो है कैडर कैंप चलाते हैं, इन्होंने अपने लोगों को नॉलेज, ज्ञानवान नहीं बनाया। ओके। अच्छा सर, जो पहला सवाल लिया था आपने उसी से मिलता जुलता सवाल मैं आखिरी में पूछूंगा आपसे। आपने कहा कि अम्बेडकरवादियों को अलग थलग करने की कोशिश है। तो जी जब हाँ। अम्बेडकरवादी अलग थलग होंगे तो उससे अम्बेडकरवाद को, अम्बेडकराइट मूवमेंट को कितना बड़ा नुकसान पहुंचेगा इस फैसले से? काफी भारी नुकसान पहुंचेगा। अब बजाय बजाय व्यवस्था से लड़ने के दलित आपस में लड़ेंगे, हम्म। और मन से तो बंटवारा हो ही गया ना। हम्म। अब बताइए कि अगर भारत बंद हो रहा है इस डिसीजन के खिलाफ, तो उसमें हम्म। आप उम्मीद करते हैं कि उसमें धोबी, वाल्मीकि, खटीक वगैरह वगैरह उसमें शामिल होंगे? हम्म। एक दो नेता तो हर जगह है, शामिल हो जाएंगे, लेकिन हम्म। मासेज। हाँ, जैसे 2 अप्रैल के आंदोलन में मासेस निकल के आए थे एससी एक्ट के खिलाफ। हाँ, सब हम्म। लोग आए थे। हम्म। जो हम्म। शामिल नहीं हुए थे वो भी मन से शामिल थे। हम्म। हम्म। लेकिन इस हम्म। भारत बंद में क्या सारे लोग मन से शामिल होंगे? हम्म। ये एक बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय समाज को जातियों में बांटा गया, खास तौर पे दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को टुकड़े टुकड़े में बांटा गया, कहीं ना कहीं एक आधुनिक भारत में, मतलब आधुनिकता की तरफ बढ़ते भारत में एक बार फिर से रिजर्वेशन को सामने रखकर दलितों को, आदिवासियों को बांटने की जो साजिश है, जो मुहिम है, वो शुरू हो गई है। जिसके नतीजे चंद्रभान प्रसाद जी कह रहे थे कि आने वाले 10-20 सालों में बहुत बदले हुए नतीजे देखने को मिलेंगे। निश्चित तौर पर ये इसमें एक लाइन मैं अशोक समाज। जी जोड़ना चाहूंगा, जी। एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। पहले जो जातियों के रूप में बंटवारा हुआ था वह अनपढ़ हम्म। गंवार लोगों का बंटवारा हुआ था। हम्म। आज यह बंटवारा दलितों में पढ़े लिखे पढ़े लोगों लिखे के लोगों के बीच बीच हुआ। में है। तो ये यस। सर, मुझे समझना होगा कि बहुत बड़ी साजिश है। और ये कोई बहुत सीधे सपाट सी बात नहीं है कि एक रिजर्वेशन था जो दलितों को मिलता था, अब उसमें एक वर्गीकरण हो गया है और कहा जा रहा है कि तमाम जातियों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। बात उससे आगे है, बात उससे ज्यादा है, जिसकी तरफ शायद समाज जो है ये आने वाले 10 साल बाद समझ पाए कि इस फैसले के मायने क्या है। मुझे लगता है कि सर ये कहना ज्यादा ठीक। इसमें एक खतरनाक चीज ये भी है, जी। क्रीमी लेयर के खिलाफ। जी। दलितों जी। में क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, अभी तो जजमेंट हम्म। में किसी जज ने कहा है। जी। जी। तो जिस समाज को अंबेडकर का सूट बूट और हैट पसंद नहीं था, सूट बूट हम्म। हैट बाबा साहब का किसी आरक्षण से तो आया नहीं था। वो तो हम्म। टॉप क्लास के बैरिस्टर थे, उन्होंने पैसा कमाया, उस पैसे से स्कूल कॉलेज भी हम्म। बनाए और अपने अच्छे ड्रेस बनाए। तो जिस समाज को अंबेडकर का हैट मंजूर नहीं था, उस समाज को हम्म। दलितों में एक टाई सूट पहनने वाला तबका भी मंजूर नहीं है। मंजूर नहीं है। तो हम्म। यह भी एक सच्चाई है, जो दलित समाज के अधिकारों के प्रति थोड़ा सा लिबरल हो गया था कि चलो भाई कुछ मिल जाना चाहिए, वह भी हम्म। अब हॉस्टाइल हो गया है। जी, ये बड़े खतरे हैं। जिस तरीके से पहले सूट बूट पसंद नहीं थे, अब एक बार फिर से जो सूट बूट पहन रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको उतार देने की साजिश रची जा रही है। तो सवाल ठीक है। बड़ा है और उसको उसी हिसाब से सोचना होगा और समझना होगा। देखते रहिए दलित दस्तक। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके, जय हिंद।